हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो कि है डिमांड और उससे रिलेटेड उसके फंडामेंटल्स। तो ये जो डिमांड है ये वही लॉ ऑफ डिमांड वाला हमारा डिमांड है, जिससे हम पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद जाकर के हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बिना आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज एक रिक्वेस्ट और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। सो व्हाट इज डिमांड, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डिमांड होती क्या है। तो देखो, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस कंज्यूमर बोथ विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड डिमांड। तो सिंपल भाषा में अगर बात करी जाए तो जो क्वांटिटी, जो सामान हम एक पर्टिकुलर प्राइस रेट पे खरीदना चाहते हैं, विलिंग है और खरीद भी सकते हैं, हमारी एबिलिटी है उसे खरीदने की, तो उसे हम कहते हैं डिमांड। ठीक है, डिमांड का एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है कि डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। ठीक है, मुझे जरूरत भी है, ठीक है, मैं उसे खरीदना चाहती हूँ, एबिलिटी भी है कि मेरे पास उसको खरीदने की ताकत भी है, विलिंग टू पे एट अ गिवन प्राइस, और मैं उसका वो पर्टिकुलर प्राइस देना भी चाहती हूँ, तो वो होती है डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाहिए एक कार चाहिए, ठीक है, अब ये क्या है, मेरी डिजायर है, लेकिन एबिलिटी टू पे, मेरे पास कितनी एबिलिटी है उसको पे करने के लिए, मेरे पास सपोज 20 लाख रुपीज है, 20 लाख रुपीज मेरे पास है, तो ये मेरी एबिलिटी, और मेरे पास उस गाड़ी को खरीदने के लिए एबिलिटी है। लेकिन क्या मुझे, अगर वो गाड़ी 25 लाख की है सपोज, क्या मैं उस गाड़ी के लिए 25 लाख देने को तैयार हूँ? विलिंगनेस टू पे आ जाते, यहाँ पे आ जाते विल की, एक पर्टिकुलर प्राइस रेट पे क्या मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ? तो अगर मैं उसे पर्टिकुलर रेट पे खरीदने के लिए तैयार भी हूँ, 25 लाख पे भी तैयार हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, मेरी उस गाड़ी के लिए डिमांड हो जाती है। ओके, अब डिजायर क्या होती है, सिर्फ एक इच्छा, जैसे कि मैंने बताया मुझे गाड़ी खरीदनी है, मेरी डिजायर है, लेकिन मेरी वांट क्या होती है कि मेरे उस गाड़ी को खरीदने की इच्छा भी है और एबिलिटी, मैं उसके लिए 20 से 25 लाख रुपए दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वांट है, एबिलिटी टू पे है। डिमांड क्या हो जाती है, खरीदने की इच्छा भी है, खरीद भी सकती हूँ और उसके लिए वो पर्टिकुलर रेट देना भी चाहती हूँ। अब क्या होता है, कई बार नॉर्मली हमारी मम्मी वगैरह सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाती हैं, तो उनके पास ऐसा थोड़ी है कि सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन स्टिल वो कहती है कि भैया 50 रुपये, भैया बोलते हैं 50 रुपये किलो है जी, आलू ले जाओ 50 रुपये किलो, लेकिन वो नहीं लेती, क्यों? क्योंकि वो कहती है मैं तो 40 रुपीज दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, डिमांड नहीं बनी, डिमांड कितने पे, 40 पे, यहाँ तक वांट है, यहाँ तक वांट है, लेकिन डिमांड कब बनेगी, जब वो 40 रुपए में उन्हें सामान मिल जाएगा, वो खरीद लेंगे, तब उस आलू की डिमांड बनेगी। ठीक है, हो गया आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल एक इंसान की, मार्केट डिमांड सभी लोगों की मिलाकर के। डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर होती है इंडिविजुअल डिमांड, और कमोडिटी की जो होती है ना, मार्केट डिमांड क्या होती है, कमोडिटी ऑफ ऑल कंज्यूमर्स डिमांडेड। एक बाजार में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों ने जितने भी सामान की डिमांड करी उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। जैसे कि वायु को 2 टी-शर्ट चाहिए थी 350 रुपए पे, तो ये वायु की टी-शर्ट के लिए डिमांड है, ये इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन वायु को 2 टी-शर्ट चाहिए थी, श्रेया को 3 टी-शर्ट चाहिए थी, रूही को 1 टी-शर्ट चाहिए थी, टोटल डिमांड कितनी हो गई, 6 टी-शर्ट की डिमांड हो गई। तो इसका मतलब पूरे बाजार में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है 6 है, तो ये हो गई हमारी मार्केट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंटेंट आता है, हमारा टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमारी किसी चीज की मांग को चेंज कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, या फिर किन चीजों के बिहाफ पर हम एक सामान खरीदना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा सिंबॉलिकली आपका आता है, स्टेटमेंट आता है कि डिमांड ऑफ कमोडिटी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, F4 फैक्टर, PX प्राइस ऑफ द गुड, PY प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y फॉर इनकम, T फॉर टेस्ट, E फॉर एक्सपेक्टेशंस, N फॉर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड A फॉर हमारा आ जाता है वेदर या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, A फॉर एडवर्टाइजमेंट भी ले सकते हैं। एक एक करके मैं बताऊं तो PX इज प्राइस ऑफ द गुड, PY इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आगे इनको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। Y इनकम, T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, E फॉर एक्सपेक्टेशंस, N इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एक बाजार में कितने कंज्यूमर है। ये जो N वाला फैक्टर आता है ना, ये आता है मार्केट डिमांड में। ठीक है, यहां तक आपके आते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, एक सेकेंड, थोड़ा सा मेसी हो गया वो, एक सेकेंड, यहां तक आते हैं आपके इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स, और ये सभी फिर आते हैं, अगर इन तीनों में 3 ऐड कर दिए जाए, ये सब बन जाते हैं मार्केट के डिटर्मिनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर, सीजन, वेदर कौन सा चल रहा है मौसम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम है। तो अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ द ओन गुड, प्राइस ऑफ द ओन गुड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमांड है मेरी किसकी, टमाटोज की लगा लो,
तो ये क्या है, उस पर्टिकुलर यहाँ पे हमें मतलब है टमाटर के रेट से, हमें प्याज आलू धनिया उसके रेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम प्राइस ऑफ ओन गुड की बात कर रहे हैं, इसकी खुद का। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ी। अब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है समझने के लिए कि अगर टमाटर के रेट 60 से 40 हो जाते हैं तो उसका जो डिमांड होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर नहीं समझ में आया, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जनरली जो टमाटर के प्राइसेस होते हैं ना मार्केट में, वो 30 to 40 पर केजी होते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जी में वाई डालेंगे, 2 से 3 टमाटर डाल लेते हैं। हमारी डिमांड होती है पर्टिकुलर 1 केजी के अराउंड या 2 केजी के अराउंड, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ था, टमाटर हो गए थे 120 140 रुपीज पर केजी। सब्जी में एक टमाटर, आधा टमाटर डालने लगी थी मम्मियाँ, ठीक है। ऐसा बहुत सोशल मीडिया पे भी फेमस हुआ था। तो डिमांड क्या हो गई थी, कुल मिलाकर के 500 ग्राम्स, या बहुत से लोगों ने तो डालना बंद कर दिया था। इवन मैकडी ने अपना क्या करा था, टोमेटो वाला जो बर्गर था ना वो बेचना ही बंद कर दिया। टोमेटो बर्गर जो है वो बेचना बंद कर दिया था उन्होंने, इतना ज्यादा प्राइस हाइक हो गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गई, प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ गई। अगला कॉन्सेप्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड क्या होता है, मिलती जुलती गुड। फॉर एग्जांपल मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए, या तो मुझे चाय चलेगी या मुझे कॉफी चलेगा, हो सकता है मुझे कोल्ड ड्रिंक भी चल जाए। अगर, चलो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे एग्जांपल देंगे। वो कहता है गुड्स इन विच चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेस चेंज इन डिमांड फॉर अदर गुड। अगर गुड एक्स का चेंज, अगर गुड एक्स का प्राइस बदला है तो उसका असर किस पे होगा, गुड वाई की डिमांड पे होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, इसमें और आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब देखो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट एक दूसरे को जो चेंज कर सकती हैं। सब्स्टिट्यूट की डेफिनेशन क्या कहती है, सब्स्टिट्यूट कहता है कि ये वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर, जो एक दूसरे की जगह पर यूज की जा सकती है सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे कि टी एंड कॉफी, अगर मेरे को चाय मिल रही है 100 रुपए की, ठीक है, या फिर मेरे को कॉफी, मेरे पास चाय मिल रही है 100 रुपए की और मुझे कॉफी मिल रही है 50 रुपए की, हो सकता है मैं कॉफी पी लूं, क्यों, क्योंकि सस्ती है भाई, पीने के लिए सौदा ही तो चाहिए। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में आपको दिया है कि इफ प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, अगर कॉफी का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, अगर कॉफी का रेट बढ़ जाता है, कॉफी का रेट हो गया 50 से 100 और चाय का नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, मैं कॉफी से चाय की तरफ शिफ्ट कर जाऊंगी, उससे क्या हो जाएगा, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो अगर एक प्रोडक्ट का डिमांड, एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ तो दूसरे का डिमांड अपने आप बढ़ गया, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ में खरीदे जाते हैं, जैसे कि पेन इंक, कार पेट्रोल, ठीक है, ब्रेड बटर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो कि यूज्ड टुगेदर सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, जो कि एक दूसरे के साथ ही खरीदे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड बटर यहाँ पे दिया है। यार एक बात बताओ, अगर सपोज ब्रेड बटर के प्राइसेस हो गए 500 रुपीज, ठीक है, हर किसी के बस की थोड़ी है 500 रुपए का बटर खरीदना, तो जो लोग ब्रेड बटर खाते थे वो लोग ब्रेड भी खाना बंद कर देंगे, रूखा ब्रेड थोड़ी खाएंगे, ठीक है। ऐसा इकोनॉमिक्स कहती है, ब्रेड भी खाना बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनका जो साथ की चीज है ना बटर, वो महंगा हो गया। तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कि एक के डिमांड का, प्राइस का दूसरे के डिमांड और प्राइस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चीप हो जाती है तो हो सकता है हम लोग ज्यादा ईवी खरीदने लग जाए, हो सकता है लोग ज्यादा एसी लगवाने पड़ जाए, क्यों, क्योंकि कहते हैं ना कि एसी तो हर कोई खरीद सकता है, बट उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत हाई होती है, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का रोल होता है। ये था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का। अब आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर मेन फैक्टर होता है किसी चीज की डिमांड के लिए। डिमांड फॉर गुड चेंजेस इनकम ऑफ कंज्यूमर, जैसे जैसे इंसान की इनकम बदलती है उसकी डिमांड बदल जाती है। यहाँ पर दो केस आते हैं, एक तो नॉर्मल गुड, एक होता है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर में बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनना। तो देखो नॉर्मल गुड क्या कहती है, इंक्रीज इन इनकम, किसी की इनकम बढ़ी लीड्स टू राइज इन इट्स डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वाइल डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू रिड्यूस द डिमांड, और अगर इनकम घट गई तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। अब एक चीज बताइए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले 1000 रुपए आते थे सैलरी के, अब मेरे पास आ रहे हैं 2000 रुपए। तो पहले मैं बेसिक कमोडिटीज खरीदती थी, अब हो सकता है मैं बेसिक के साथ साथ अपने घर के लिए बढ़िया कुछ फैंसी आइटम भी ले आऊं, ठीक है। पहले हम नॉर्मल चीजें खाते थे, हो सकता है अब नॉर्मल के साथ हम कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम ले आए, कुकीज ले आए, ये सब ले आए। तो जैसे ही मेरी इनकम में सरप्लस हुआ वैसे ही मैंने अपना डिमांड बढ़ा दी चीजों के लिए, ठीक है। या फिर इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, इसका एक और एग्जांपल ये बनता है
कि फॉर एग्जांपल पहले मेरे को मेरी जो इनकम थी ना उसमें अल्टो कार आ सकती थी। अब मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, प्रमोशन हो गया मेरा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम अल्टो की बजाय क्या खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैंने खरीद ली टाटा सिएरा, ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई। ओके, अब आते ही बात इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड कुछ नहीं होती, कोई भी सामान इन्फीरियर नहीं होता, बेकार नहीं होता, सस्ता चीप घटिया नहीं होता, लेकिन इंसान की इनकम उसको इन्फीरियर बना देती है। फॉर एग्जाम्पल इन्फीरियर में क्या होता है, उल्टा काम करता है लॉ ऑफ डिमांड, कि जब इनकम बढ़ती है ना तो डिमांड घट जाती है, और जब इनकम घटती है डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल सुनो फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एक जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ गई, अब वो क्या करता है, कंजप्शन बंद कर देता है टोन मिल्क की, क्यों, क्योंकि वो सस्ता आता है, वो कंजप्शन बढ़ा देता है फुल क्रीम मिल्क की। लेकिन अगर टोन मिल्क जो है ना वो इंफीरियर नहीं है, वो इंफीरियर इसलिए बताया गया है क्योंकि कंज्यूमर फुल क्रीम मिल्क को नहीं खरीद सकता। देखो, कोई भी कमोडिटी इंफीरियर नहीं होती, लेकिन अगर हम किसी कमोडिटी को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ती है, इसीलिए उसको इंफीरियर माना जाता है। जैसे कि बाजरा और गेहूं का एग्जांपल बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखो, बाजरा जो क्या है, खराब खाना थोड़ी होता है बाजरा, सर्दियों में सब खाते हैं बाजरा। बाजरा इंफीरियर नहीं है, लेकिन अगर हम बाजरे को इसलिए खरीद रहे हैं क्यों, क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि वो सस्ता है, चीप है, इसलिए हमने उसको इंफीरियर रखा है। अगर हम बाजरा नॉर्मल तरीके से भी खरीदते हैं बिना उसके प्राइस को देखे तो वो नॉर्मल गुड ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला अगर कमोडिटी कम पैसा होने की वजह से खरीदी जा रही है तो वो इंफीरियर है। अब देखो, मेरे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए में बाजरा आ सकता है, तो मैंने बाजरा उसके रेट के चक्कर में खरीदा, तो वो इंफीरियर है। लेकिन सपोज मेरी इनकम बढ़ गई, 20 रुपए हो गई, 20 रुपए में गेहूं आ सकता है, तो मैं गेहूं की आटे की रोटी खाना पसंद करूंगी। ओके, तो इसीलिए बाजरे की डिमांड इनकम बढ़ते ही मैंने कम कर दी और वीट की बढ़ गई डिमांड, क्यों, क्योंकि मैंने वीट खरीदना चालू कर दिया। ओके, ये कंज्यूमर, इट इज नॉट द कंज्यूमर, इट इज नॉट अबाउट कंज्यूमर्स चॉइस, इट्स अबाउट इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि एक सामान नॉर्मल है या इंफीरियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारी हैबिट्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी चीज की डिमांड को। अब देखो, डिमांड चेंज हो गई, किसमें, फैशन में, हमारी हैबिट में, हमारे कल्चर में, हमारे लाइफस्टाइल में। अगर हमारी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई, कोविड के बाद से ऑर्गेनिक चीजें, विटामिन सी स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ा दी। चेंज इन फैशन, फैशन में कुछ बदलाव आ गया, तो जो पुराने कपड़े थे उनकी डिमांड घट गई। अब एक बात बताइए, स्पेसिफिकली ऑन दिवाली क्या होता है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना, किसकी वजह से, हमारी प्रेफरेंसेस की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से। ओके, या फिर विंटर्स में, सॉरी समर में क्या होता है, आइसक्रीम की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि हमारा टेस्ट, और विंटर में उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वर्क करती है डिमांड के लिए। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में किसी चीज के रेट में बदलाव होने की उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए उसकी डिमांड पे इफेक्ट होता है। कंज्यूमर प्रेजेंट डिमांड पे इफेक्ट डाल सकता है अगर वो फ्यूचर प्राइस को कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो करंट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो हम करंट में डिमांड घटा देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है सिल्वर। आजकल सिल्वर ने बहुत ज्यादा जो है अप डाउन किया हुआ है, तो सब रिलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंट में जो सिल्वर का रेट है वो है नियर अराउंड, एज मच एज आई नो, इट इज 2,60,000 पर केजी। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सस्ती है। ठीक है, सस्ती, और हमें पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रीवियस प्राइस क्या था, 4,20,000 से क्रैश होकर के 2,60,000 आया, हमें पता है दोबारा से बढ़ेगा, इसलिए हम लोगों ने डिमांड बढ़ा रखी है, क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल दोबारा से ये जो आते हैं 4 लाख पे आ जाए, ठीक है, दोबारा से 4 लाख पे आ जाए, तो हम क्या कर देंगे, डिमांड को कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है यार अभी आगे सस्ता होना है, जब सस्ता होगा तब लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर, जो कि हमारा मार्केट डिमांड का सबसे पहला फैक्टर है। ठीक है, मार्केट डिमांड यहाँ से चालू है, पहले वाले भी मार्केट में इंक्लूडेड है, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये इंडिविजुअल में नहीं है। अब एक मार्केट में जो डिमांड कस्टमर की पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से डिमांड चलती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी डिमांड घटेगी। ठीक है, जैसे कि अर्बन पॉपुलेशन में हाउसिंग की डिमांड। अब एक चीज बताओ, विलेज ए में
विलेज ए में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोग कितने सामान की, कितने कपड़ों की डिमांड कर लेंगे? फॉर एग्जांपल 10 लोग जो हैं, घर के हिसाब से चलते हैं, 10 लोग जो है 15 घर खरीद सकते हैं, हाउसिंग फ्लैट 15 खरीद सकते हैं। लेकिन विलेज बी में कस्टमर कितने हैं? वहां पे 25 हैं, 25 लोग वहां रहते हैं, तो 25 लोगों को कम से कम 35 घर के हिसाब से चल सकते हैं ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे उतनी ही ज्यादा तो डिमांड होगी, उतनी ज्यादा सब्जी की डिमांड होगी, उतनी ज्यादा घरों की डिमांड होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे खाने पीने के सामान की डिमांड होगी। सब कुछ चीज डिपेंड करती है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, हर चीज की बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि एक देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किस तरीके से, लोगों के पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिमांड बढ़ती है किसकी? नेसेसिटीज की। जबकि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? लग्जरी गुड्स की। एग्जाम्पल ले लो कि अगर ज्यादा इक्वल इनकम होगी तो हमारा बेसिक डिमांड जैसे कि फूड की, क्लोथिंग की, ये सब बढ़ती रहती है। अगर देखो सबके पास अप्रोक्सीमेटली, पूरे देश में सबको पता है कि सबके पास जो है अमूमन 50,000 रुपए होते हैं सैलरी के, तो हम क्या करते हैं, सामान उसी हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं कि 50,000 में उनका बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। लेकिन देश में कुछ लोगों के पास तो 10,000 रुपए हैं, कुछ लोगों के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या होता है, वो जो 1 करोड़ वाला है वो कहीं तो पैसा खर्च करेगा, तो वहां पर लग्जरी आइटम्स की जो डिमांड होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, पेरिशेबल। तो ऐसे में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारी डिमांड को चेंज करता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीजन एंड वेदर, मौसम। जैसे कि मैंने आइसक्रीम का आपको पहले एग्जांपल दिया था, जो सीजन और वेदर होता है वो मार्केट की डिमांड को एक पर्टिकुलर सामान के लिए इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल विंटर्स में वूलन क्लॉथ की डिमांड ज्यादा होती है। अब कोई एक बार बताओ, कोई जून जुलाई में भरी गर्मी में कोई जैकेट खरीदता है क्या? नहीं खरीदता। सिर्फ वही खरीदेगा जो या तो हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने जा रहा है। एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे, बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि विंटर्स में हमारी डिमांड बढ़ती है और समर्स में कम हो जाती है। जबकि मार्केट डिमांड जैसे कि रेन कोट की होगी, अम्ब्रेलास की होगी, ये कब? रेनी सीजन में हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी टाइम पे हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते अम्ब्रेला वगैरह पे। आइसक्रीम की डिमांड आप ले सकते हो, एक बहुत ही बेसिक डिमांड। एक चीज बताइए, कोरिएंडर, कोरिएंडर माने धनिया, हरा धनिया। सर्दियों में, विंटर्स में हर सब्जी में धनिया डलता है, हर सब्जी में अदरक भी डल जाती है, जिंजर डल जाती है। लेकिन क्या कोई बहुत ही रेयर लोग जो होते हैं जो कि समर्स में कोरिएंडर खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि वो महंगी होती है, बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा सीजन इफेक्ट करता है डिमांड एंड प्राइसेस को। लास्ट हमारा आता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है? देखो, आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड। डिमांडेड और डिमांड में क्या अंतर होता है? तो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर टू स्पेसिफिक अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट और कमोडिटी का एक इंसान कितना देने को तैयार है एक पर्टिकुलर रेट पे, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल, मुझे 5 चॉकलेट चाहिए। ठीक है, मुझे 5 चॉकलेट चाहिए 10 रुपए वाली, मैं 10 रुपए की चॉकलेट की 5 खरीदने को तैयार हूं, वो है मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने गिवन है कि 100 रुपए में मेरे पास 10 यूनिट कमोडिटी मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उस कमोडिटी का रेट चेंज हो जाता है, देखो 100 रुपए में मैं कितने खरीद सकती हूँ, 100 रुपीज में 10। लेकिन अगर उस कमोडिटी का प्राइस चेंज होकर के 80 हो गया, तो मैं उसकी, क्योंकि मेरे पास पैसे बचेंगे, मैं उसकी 12 यूनिट्स खरीद सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस कम हुए, मेरी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और ये पर्टिकुलर था क्वांटिटी डिमांडेड कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम कितना डिमांड कर सकते हैं। अब आता है क्वांटिटी डिमांड। क्या होता है? डिमांड होता है इंटायर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, जो कि अलग अलग प्राइसेस पे हम कितना कितना सामान खरीद सकते हैं उसको दिखाता है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस इज आवर क्वांटिटी डिमांड, कि 10 रुपए पे इतना खरीद रहे हैं, 8 रुपए पे इतना खरीद रहे हैं, 6 रुपए पे इतना और 4 रुपए पे इतना। हर एक प्राइस पे हर एक क्वांटिटी जो होती है वो होती है क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर 8 रुपए पे 7 खरीद रहे हैं, ये क्या है? डिमांडेड। आ गया होगा समझ? डिमांड क्या होता है? पूरे शेड्यूल की पर्टिकुलर प्राइस पे कितना खरीद सकते हैं। लेकिन डिमांडेड क्या होता है? एक प्राइस पे। ठीक है, डिमांड ओवरऑल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में कंपैरिजन नहीं होता, एक पर्टिकुलर प्राइस होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमांड, और उसका जो हमारा मार्केट शेड्यूल होता है, मार्केट और इंडिविजुअल शेड्यूल हम पढ़ेंगे। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।